हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ मैं यहाँ पे एक नई सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग सीडीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे पिछले 5 साल के, मतलब 2019 से 2023 तक। पर हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब 23 पहले करेंगे, फिर 22, 21, 20, फिर 19। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जीके के पेपर के साइंस सेक्शन के फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि साइंस सेक्शन आपका जीके में 30 क्वेश्चन आते हैं 120 में से, मतलब 1/4 जो पेपर है आपका वो साइंस सेक्शन से ही आता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आप 30 इंटू 0.83 करोगे तो आपको इजीली आप मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिर इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि तीनों जो आपके सेक्शंस है साइंस के अंदर, ठीक है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, उन तीनों में सबसे ईजी और सबसे कम सिलेबस जो है वो आपका फिजिक्स का है, अगर मैं सीडीएस के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले फिजिक्स से, फिर हम जाएंगे बायो या केमिस्ट्री पे, और उसके बाद फिर हम पॉलिटी, मतलब एक एक करके हम लोग सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ईयर बाय ईयर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 के पीवाईक्यूज, मतलब कि सी डी एस 1 2023 और सी डी एस 2 2023 में जो फिजिक्स के पीवाईक्यूज है, मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं, वो हम इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 21 को ही आपका सी डी एस आने वाला है। तो इसलिए आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियोस, ये पर्टिकुलर जो आपकी प्लेलिस्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको आप सेव करके रख लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा कि हर दिन मैं एक वीडियो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे ऐड करते रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। सो नाउ पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वीडियो रोक के खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, चाहे आपसे सॉल्व हो या ना हो। ठीक है, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ही, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दे रखा है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देख सकता है, ठीक है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे नहीं देख पाता है। तो मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सी डिजीज़ है। तो सिंपल सी बात है, आपकी ये मायोपिया है। ठीक है, जहाँ पे आपको पास का दिख जाता है पर दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट्स में उसके अकॉर्डिंग इनमें से क्या चीज़ सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मायोपिया में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आई बॉल की, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल नहीं होती है, ये बिग होती है। ठीक है, मतलब कि आई बॉल आपकी लार्ज हो जाती है या बिग हो जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल की जगह लार्ज या बिग दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे, ये भी पर्टिकुलर पॉइंट गलत है, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी यहाँ पे डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करती है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आई बॉल बड़ी होती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर साथ ही साथ आपका जो एक्सेसिव कर्वेचर होता है आई लेंस का, वो भी यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है आपके, ये एकदम सही है, तो आपका ऑप्शन इसमें होगा 1 एंड 4। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं आपको मायोपिया में और बताऊँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में करते हैं और कॉनकेव हम लोग मायोपिया में करते हैं। फिर अगर हम इसके साथ साथ इसमें अगर हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। ठीक है, मतलब बिफोर रेटिना बनती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिजीज के मायोपिया के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसका ही रिवर्स आपको है आपके लिए हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में जो यहाँ पे जो आई बॉल का साइज होगा वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा। फिर उसके साथ फोकल लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज कर जाएगी, और जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बाद बनेगी। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो रेटिना और यहाँ पे जैसे एक्सेसिव कर्वेचर दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिव नहीं होगा, वो कम होगा। ठीक है, मतलब डिक्रीज होगा। तो इससे भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन से टाइप की ये डिजीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो ऑप्टिक्स चैप्टर है आपका फिजिक्स में, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको स्टार्ट अगर करना है फिजिक्स, तो सबसे पहले फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और उसमें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो टॉपिक जो है आपका डिजीज से रिलेटेड आया है। तो आपको सारी डिजीजेज, मतलब यहाँ पे आपकी मायोपिया हो गई, हाइपरमेट्रोपिया हो गई, कैटेरैक्ट हो गई। ठीक है, फिर जो हम लोग बात करते हैं प्रेस बायोपिया हो गई, एस्टिग्मेशन या फिर आप बोलते हो एस्टिमिटिज्म, ये सब जो डिजीजेज हैं ये सब आपकी हो गई। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सुना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियोज़ और भी लाते मैं रहूँगा। तो ना यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे पॉज़ करो वीडियो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको एक कार की जर्नी दे रखी है, 3 पार्ट्स में दे रखी है, ठीक है, ए, बी, सी। और आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है वी ए, वी बी और वी सी के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब यहाँ पे वी ए इसकी है ए की, बी की है वी बी और सी की है वी सी, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्राफ में क्या दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये देख के आपको ये बताना है यहाँ पे कंपैरिजन में कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप अगर बी की स्पीड देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और इसने टाइम भी बहुत कम लिया है, ठीक है। आप ग्राफिकली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके केस में यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि वी बी की जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वी बी की सबसे ज़्यादा स्पीड अगर होगी तो यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन ईजिली आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप सारे ही ऑप्शन एक टाइप से आप हटा सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ करके। अब अगला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप सी को कंपेयर करते हो, ठीक है, सबसे पहले मान लो आप ए को नहीं कर रहे हो, पहले सी को कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ पे टाइम लग रहा है ये सी पार्ट इसको ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी अगर आप कंपेयर करते हो तो इसके साथ में आप डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है, दोनों की तरफ। और यहाँ पे डिस्टेंस देखो इसने इतना सा ही कवर किया पर इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा। वहीं पे अगर आप ए को करते हो तो यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लगाओ, ठीक है, ग्राफिकली आपको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे टाइम देखो इसको कितना सा लग रहा है, ठीक है। तो वी के कंपैरिजन में ए को कम टाइम ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वी बी के बाद कौन सा आएगा, वी ए आएगा। और सी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है, जिसकी सबसे कम स्पीड है, तो यहाँ पे वी सी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सिंपल सा एक ग्राफिक बेस्ड मतलब ग्राफ पे बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था जो आई थिंक यहाँ पे सबने ही सही किया होगा उस साल, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वापस से रिवाइंड करो और वापस से यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या समझा है, ठीक है। सो ना अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी CDS 2 2023 में ही आ रखा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले तो यहाँ पे कि आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कॉनकेव मिरर आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, मतलब आपको आर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि आपको एक इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब कि आपको यू दे रखा है 25, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे यू जो है आप चाहे कॉनकेव मिरर लो कॉन्वेक्स मिरर लो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से पहले रख रहे हो, ठीक है। ये मिरर है मान लो कॉनकेव, तो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इधर रह रहा है, ठीक है। आप इमेज की बात नहीं कर रहे हो, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका हमेशा मिरर से पहले रह रहा है। और इस तरफ क्योंकि नेगेटिव साइन जाता है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है, तो आपका यू हमेशा जो है कोई भी मिरर लो 25, जैसे यहाँ पे दे रखा है अगर 25 वैल्यू है तो आपका -25 दे रखा है, ठीक है। मतलब यू आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे आप कोई भी मिरर की बात कर लो या लेंस की बात कर लो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट जो है मिरर से पहले रख रहे हो, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मिरर का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपको वी के बारे में पूछा है, यू आपको दे रखा है, अब आपको एफ निकालना है, ठीक है। अब एफ का क्या फॉर्मूला होगा, एफ का फॉर्मूला है r/2। अब क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर दे रखा है तो इसलिए आपका जो एफ आएगा ना वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो वैल्यू पुट करोगे वो -50/2 करे हुए, और इससे आपका -25 सेंटीमीटर जो होगी आपकी फोकल लेंथ आएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में आपका यू एफ दोनों नेगेटिव रहेगा जो आप यहाँ पे निकाल रहे हो। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो यहाँ पे जो आपकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में ही आती, मतलब 25 आती, माइनस नहीं आता उसमें, ठीक है। आप बेसिकली आप सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो -25 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-25, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/-25 और ये इधर लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1/-25, ठीक है। अभी हम ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इजीली आपके पास आंसर आएगा 1/0। और इसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है कि 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ इमेज बनेगी वो आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नाउ ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 2023 में सेकेंड CDS में आया है और ये आपका चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि मून को अगर हम क्लोज लेके आते हैं अर्थ से तो यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है अर्थ के साथ,
ठीक है, वो यहाँ पे हाफ हो जाता है ओरिजिनल डिस्टेंस के। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून, अब आपको ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगी अर्थ और मून के बीच में, क्योंकि अब उसका डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बस एक फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि जो इसका जो डिस्टेंस है, मतलब जो ये आर है, ये आपका हाफ हो गया, मतलब कि क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको F1 ले लो आप। ठीक है, जी m1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, F1 इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r/4। ठीक है, अब ये 4 आपका यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो F1 क्या आ गया आपके पास, 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखो, जो ये वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, F1 है। ठीक है, मतलब ये F है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि F1 आपका 4 टाइम्स ऑफ F हो गया, मतलब कि आपका ये 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ लिखा है इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, वही हमारा यहाँ पे आ रहा है कि F1 जो है अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ F हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिजिक्स में ना डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर स्टैटिक टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किए, ऑप्टिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, फिर वहीं पे ही आपका ग्रेविटेशनल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। सुनाओ, यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, तो बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पे पूछा है कि सोनिक बूम कब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आपको ये बताना है कि जब साउंड ट्रेवल्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, या फिर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, या फिर लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो सोनिक बूम आपकी तब प्रोड्यूस होती है व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब कि स्पीड, जो साउंड की जो स्पीड है उससे ज़्यादा की स्पीड पे जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, तो उस टाइम पे आपकी सोनिक बूम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको एक सिंपल सा आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने मैक नंबर सुन रखा होगा। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग मैक, मतलब मैक स्पीड आप बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि ये 2 मैक की स्पीड पे चलता है या फिर 3 मैक की स्पीड पे है। ठीक है, तो अब वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, आपसे हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैक नंबर क्या है, जहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, जो भी आपको मीडियम दे रखा है, आप बेसिक इसका फॉर्मूला है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में जो आपको दे रखी है, और अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड उसी मीडियम में। ठीक है, तो उससे आप मैक नंबर निकाल सकते हो। अब नाउ यहाँ पे बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलो, अब मैं मैक नंबर को कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल एम अगर इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब है ट्रांसोनिक। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल होनी चाहिए। फिर अगर ये मान लो कि ये 1 से भी कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। फिर अगला है आपके पास, अगर एम आपका ग्रेटर देन 1 है पर यहाँ पे लेस देन 5 है। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, कि 1 से बड़ा है पर 5 से छोटा है, तो उस केस में आपका होता है सुपरसोनिक। ठीक है, पर अगर मान के चलो कि एम आपका 5 से बड़ा है, तो उस टाइम पे आपका हो जाएगा हाइपरसोनिक। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैक नंबर पता होना चाहिए कि क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट उसके पॉइंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ना आपके पास अभी अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये हमें देखने को मिला था कि जब ये क्वेश्चन आया था, तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एक पेंडुलम दे रखा है। ठीक है, और उसके डिफरेंट पोजीशंस दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हर एक में पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और यू इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, मास, एम का मतलब मास हो गया, एच का मतलब हाइट हो गया, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
तो ये बेसिक सा आपको फॉर्मूला यहाँ पे बस पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे वाले कभी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, ठीक है। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कुछ भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि जैसे यहाँ पे पेंडुलम दे रखा है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है। अब ये सरफेस से जितना ऊपर है ना, उतनी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। उसी केस में अगर आप यहाँ पे देखो तो आप ऐसा इसको समझ सकते हो कि अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाया जा रहा है, फिर इसको और ऊपर लेके जाया जा रहा है दोनों तरफ से, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पी और टी की बात करते हैं, ठीक है, वो एक ही लेवल पे है, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो सेम होगी, ठीक है। और अभी इन पांचों पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब कि क्या है, पी और टी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके वो देखने को मिला क्यू और एस, उसके बाद आएगा आर। मतलब कि पी और टी सबसे ज़्यादा, फिर क्यू एंड एस की होगी, उसके बाद आर की होगी, ठीक है। क्योंकि आर आपको यहाँ पे सबसे नीचे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर इन चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। तो मिनिमम कहाँ पे है, आर पे ही है, ठीक है। जो अभी हमने जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसका आंसर क्या होगा सही, आर। यहाँ पे जो होगा सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब बाकी अगर आप पॉइंट्स पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि मिनिमम पोटेंशियल होगा पी और टी पे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पी और टी पे सबसे ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर यहाँ पे दे रखा है कि क्यू और एस पे मिनिमम होगा, ऐसा नहीं है। इन पांचों पॉइंट्स में क्यू और एस यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे आएंगे, ठीक है, पी और टी के बाद। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि सबकी सेम होगी, तो ये भी नहीं है। अगर सब एक ही लाइन में होते तो हाँ, सबकी सेम हो सकती थी, पर पेंडुलम में ऐसा आएगा, तो उस केस में आपका आर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा, ठीक है। सो नाउ ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत स्टैटिक जीके का ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। आपको ये चार ऑप्शन दिए, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है, मैं स्पीड ऑफ साउंड को ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो यहाँ पे सॉलिड्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस या लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगी ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू गैस और लिक्विड, क्योंकि गैस और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा टाइटली नहीं होते, ठीक है। गैस में तो सबसे ज़्यादा लूज होते हैं और लिक्विड में सॉलिड से कम लूज होते हैं, ठीक है। मतलब सॉलिड से कम टाइट होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइट मॉलिक्यूल सॉलिड्स में ही है, इसलिए आपको जो स्पीड ऑफ साउंड देखने को मिलेगी मैक्सिमम, वो आपको यहाँ पे सॉलिड में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है, गैस हो गई। फिर वाटर भी आप हटा दो, ठीक है, लिक्विड हो गया। फिर अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे, ग्लास और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो है वो ज़्यादा, आप बोल सकते हो सॉलिड है एज कम्पेयर टू ग्लास, ठीक है। मतलब कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो स्टेनलेस स्टील में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्लास, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। बस आपको यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में फास्ट होती है, आप बोल सकते हो, या फिर मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू गैस या लिक्विड, ठीक है। सो नाउ देखो आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बेसिकली रिलेशन बताना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा टी एफ इक्वल्स टू 9/5 टी सी। टी एफ बेसिकली टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टी सी है टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपको ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस का टेम्परेचर 9/5 से डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, और प्लस 32 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम लोग कोडिंग में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में भी ये यूज़ होता है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो वापस से देखो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इस बार आपके पास आया रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है जब एक लाइट बीम रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पता होगा रिफ्रैक्शन में ये आपका यहाँ पे हो गया नॉर्मल, ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो ये आपकी रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है लाइट रे, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होती है ना, वो यहाँ पे कम हो जाती है,
ठीक है, और इसकी वजह से ये जो रे होगी ना, ये नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप देखो नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे करता तो यहाँ पे सीधे ऐसे आती। ठीक है, पर कभी भी रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, कभी सीधी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर आ रही है, तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी ना, ये नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी। अगर मान के चलते अगर हम ये कि ये डेंसर से रेयरर जाती, ठीक है, तो उस केस में मान लो ये आपका एन है और यहाँ पे आपने इंसिडेंट रे डाली, तो अब इस केस में ना आपकी जो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, बहुत दूर चली जाती है आपके नॉर्मल से। ठीक है, स्पीड बढ़ जाती क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, और ये नॉर्मल से अवे हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा कि स्पीड कम हो रही है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है, तो स्पीड कम हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल आ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट बीम रेयरर से डेंसर जाने में, तो अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन। ठीक है, एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यहीं पे हमें दिख गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो बाकी सब यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दूसरे में जैसे दे रखा है लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर स्पीड्स अप। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही गलत हो गया। ठीक है, तो स्पीड अप तो होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे स्लो डाउन तो दिया है पर बैंड अवे दे दिया। ठीक है, अब जब स्लो डाउन होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि टूवर्ड्स होती है नॉर्मल के, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे स्पीड्स अप आ गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सुना, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पे आपको एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है जो कि मूव कर रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, वेलोसिटी उसकी दे रखी है वी, और आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। ठीक है, फोर्स के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट में आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। तो ये बेसिकली एक सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख के चलो, जब एफ कब कब मैक्सिमम होगा, जब आपका साइन थीटा जो है 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो जब 1 आएगी तभी यहाँ पे एफ जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो मतलब कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 आनी चाहिए। और 90 कब आएगी? जब यहाँ पे जो हमारा बी और वी है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एफ इज मैक्सिमम व्हेन वी एंड बी आर पैरेलल, नहीं। ठीक है, एंटी पैरेलल भी नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सी ऑप्शन करेक्ट है। जब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर हुआ है तभी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आप यहाँ पे डालोगे साइन 90 का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ एफ आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम क्यू वी बी आएगा। ठीक है, तो यही आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब हमारे पास सी डी एस 1 2023 के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, सी डी एस 2 2023 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक इंसान है जिसने एक फायर क्रैकर यहाँ पे बर्न किया इन फ्रंट ऑफ क्लिफ। ठीक है, मतलब कि ऐसे कोई क्लिफ है, उसके सामने यहाँ पे मान लो कोई कोई इंसान है, उसने एक फायर क्रैकर यहाँ पे बर्न किया। तो यहाँ पे दे रखा है कि एंड हर्ड इट्स एको आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब कि पहले यहाँ साउंड यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई टकरा के, फिर उसने यहाँ पे साउंड सुनी, उसका एको सुना। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले यहाँ पे डी ट्रेवल किया, फिर वापस आई तो एक और बार डी ट्रेवल किया, मतलब 2D ट्रेवल किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है कि उसकी स्पीड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करना है। डिस्टेंस आपका है यहाँ पे 2D, स्पीड आपको दे रखी है 340, टाइम दे रखा है 5। ठीक है, अब उस केस में आपको यहाँ क्या करोगे कि डी इक्वल्स टू 340 इंटू 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 170, और यहाँ पे ये आ जाएगा 850 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 850 मीटर। ना अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन एंड अ स्पीकर। ठीक है, क्या चीज़ सही है? ठीक है, ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल। नहीं, मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर द स्पीकर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड। नहीं, मैकेनिकल तो कर ही नहीं सकता ना, इलेक्ट्रिकल करता है वो भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड करता है और माइक्रोफोन साउंड टू इलेक्ट्रिकल करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 और 4। ठीक है, तो मतलब कि डी ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, बस आपको यही पूछ रहा है कि क्या चीज़ यहाँ पे किस पर्टिकुलर सिग्नल से किस पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट करे, या फिर कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
तो आपसे यही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। भले न्यूमेरिकल है पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक 100 वाट पावर का आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो कि यहाँ पे 10 डेज एन आवर, ठीक है, मतलब 10 आवर्स अ डे यहाँ पे यूज़ होता है। और आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 3 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब एनर्जी आपको बताना है, मैं आपको यहाँ ई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी। अब पावर आपको दे रखी है यहाँ पे 100 वाट, ठीक। फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन में आप देखो यहाँ पे 3 डेज, और हर दिन कितने यहाँ पे यूज़ होता है 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर्स पर डे, ठीक है। तो डेज डेज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 3000 वाट आवर, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी बचेगी। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो यहाँ पे यूनिट्स में दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 यूनिट आपका 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास हो जाएगा 3 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत बेसिक से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सीडीएस में। सुनो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जहाँ पे वी आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे, टी आपका एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि आपका मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ पार्टिकल बना लेते हैं और विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या चीज़ सही है, ठीक है। तो आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला जैसे आपको पता होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पे आपके पास एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैं लिख दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है जहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की जैसे यहाँ पे बात की, तो ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ से इस फॉर्मूले से आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ये नेट डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्राफ। ना यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है आपके दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पावर आपसे पूछी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ की एसआई यूनिट होती है वो होती है यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। और यहाँ पे पावर, आपको पावर का क्या फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब 1/फोकल लेंथ। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0.1। 0.1 क्यों हुआ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी है और ऐसा यूनिट मीटर में, इसलिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1/0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 1/0.1 करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 10 डायोप्टर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सही से नहीं पढ़ते हैं, सीधा 10 पढ़ते हैं और 1/10 करके चले जाते हैं और यहाँ पे आंसर मार्क कर देते हैं 0.1 डायोप्टर। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको एसआई यूनिट अच्छे से पता होना चाहिए कि किसकी क्या एसआई यूनिट है, तभी आप यहाँ पे इजीली इसको कन्वर्ट कर पाओगे ना। आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 रजिस्टर दे रखे हैं 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम के, जो कि कनेक्टेड है इन पैरेलल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और आपसे यहाँ पे पूछा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि अगर मान लो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो जाता। पर क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से लगाओगे तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रजिस्टर्स दे रखे हैं ना वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो 11, 22 और 33, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। अगर आपने यहाँ पे मैथ्स में यहाँ पे आपने वर्क टाइम या फिर पाइप एंड सिस्टम सॉल्व किया होगा ना उनके क्वेश्चंस, तो आपको ये मेथड आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम में सबसे पहले बड़ी वैल्यू को चेक करते हैं हम लोग। तो 33 क्या इन सबसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब इसका मल्टीपल, अगला मल्टीपल क्या आएगा 66, ठीक है। तो 66 33 से भी जा रहा है, 22 से भी और 11 से भी। तो 66 हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद
अब ये कितने टाइम में जा रहा है, मतलब कि 66 यहाँ पे 11 से कितने में डिवाइड हो रहा है, तो 6 में हो रहा है। फिर 22 से 66 यहाँ पे 3 में हो रहा है, और 33 से 66 2 टाइम्स में हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1/r, ठीक है। तो 1/r इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 + 2 11, तो 11 को आप ऊपर रख लो, डिवाइड में यहाँ पे आप एलसीएम रख लो, ठीक है। एलसीएम कितना है 66, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे भी आएगा, R1 R2 R3 का एलसीएम नीचे आएगा और ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो यहाँ 11 आएगा, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1/r कितना आ गया 1/6, तो मतलब r कितना आ गया आपका 6 ओम, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी। आप इस पर्टिकुलर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी डाल के कर सकते हो, पर आपको ये लेंथी लगेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, और इससे भी अगर कभी कोई बड़ी वैल्यू आती है तो आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप ये शॉर्टकट ट्रिक आप आजमा लो, ठीक है। तो अगर आपने मैथ्स में पाइप सिस्टम्स वर्क ये सब आपने कर रखा है तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर एम एस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है। तो आर एम एस फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड लाइव वायर, ठीक है, और ब्लैक न्यूट्रल वायर के बीच में इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई में कितना होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस पूछा है, रेड लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर में कितना डिफरेंस होता है आपका आर एम एस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिक स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट इसका आंसर होगा। अब नाउ यहाँ पे सबसे सिंपल सी आपको यहाँ पे बात पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे अब बेसिकली इन्होंने लाइव वायर के साथ रेड लिख के दे दिया, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, पहली चीज़ कि यहाँ पे जो लाइव वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो कलर हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं, एक रेड होता है और एक ब्राउन, ठीक है। आपको कई टेक्स्ट बुक में ब्राउन भी दिखेगा, कहीं पे रेड भी दिखेगा, तो आप ये दोनों कलर याद रख लेना। लाइव वायर हमेशा रेड और ब्राउन से यहाँ पे डिनोट हो रही है, ठीक है, जैसे रेड लाइव वायर यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर में भी यहाँ पे दो कलर होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लैक जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, और एक होता है ब्लू, ठीक है। तो ये दो कलर होते हैं ब्लैक और ब्लू। फिर तीसरा हमारे पास होती है अर्थ वायर, ठीक है, तो अर्थ वायर का आपका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ कलर है वायर्स के जो आप डिनोट करते हो जिनसे, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट मतलब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन था, और इसका मतलब जैसे अब यहाँ पे 220 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइव वायर का वोल्टेज होगा, ठीक है, वो यहाँ पे 220 वोल्ट होगा, पर जो आपका यहाँ पे न्यूट्रल का वोल्टेज होगा ना, मतलब वोल्ट होगा, वो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। मतलब 0 वोल्ट का यहाँ पे न्यूट्रल वायर का होगा और 220 का होगा आपका लाइव वायर का। तो यही आपका होता है आर एम एस पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। सुना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ठीक है। तो ये आपका वेव्स वाले चैप्टर से आपसे पूछा है कि साउंड और लाइट वेव्स किस टाइप की वेव्स होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, नहीं दोनों ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और लाइट वेव जो होती है आपकी ट्रांसवर्स होती है, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आगे समझा रहा हूँ। तो ये जो इतना पार्ट होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, ठीक है, जो चिपके चिपके से आपको दिख रहे हैं और फिर ये अलग, ठीक है, तो ये आपका होता है रेयर फैक्शन, ठीक है, रेयर फैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइप में आ जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल में जैसे आपकी साउंड हो गई, ठीक है, साउंड वेव, ठीक है, फिर आपका स्प्रिंग भी आप इसमें काउंट कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो वो आपकी कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इसको नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ और ऊपर वाले को बोलते हैं थ्रेस्ट, ठीक है। अब दो थ्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ। फिर ये जो नीचे यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर तक जो ये बन रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी एग्जांपल है लाइट वेव, ठीक है, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ गई हो, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो अगर मान लो आपसे कभी पूछता है कि स्पीड ऑफ वेव बताओ, ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव में यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ वेव होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये आपकी होती है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक और फॉर्मूला होता है
यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, मैं टी पी करके लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। वही सेम आपका टाइम पीरियड का अगर देखोगे तो वही हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर अगर आप बात करते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ कुछ पॉइंट्स है या कुछ कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर साल में भी। सो ना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपको यहाँ पे यू दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोला है कि सब्जेक्टेड टू ब्रेक विद प्रोड्यूसेस अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपको एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि स्टॉप हो गई, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वी क्या आपका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दे रखा है 2, ठीक है। तो 2 सेकेंड आपका टाइम हो गया। फिर आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब सीधी सी बात है, आपसे एस पूछा है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुट करना है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, पहला मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको एस ही निकालना है। यहाँ पे यू आपका 2 है, 12 है, फिर टाइम आपका 2 है, फिर हाफ, और एक्सेलरेशन आपका 6 है, फिर इन टू में आपका टी आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर का 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर ये आपका आ जाएगा -3, और इनटू में यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 का आंसर, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 12, जो कि आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 12 मीटर। अब यहीं पे मैं आपको दूसरा फॉर्मूले से भी करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। तो वी स्क्वायर आपका क्या है 0, ठीक है, पुट करो। फिर यू स्क्वायर क्या है आपका 12 की पावर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर, फिर प्लस करो 2, फिर ए है आपका -6, और एस आपको निकालना है। अब आप क्या करोगे कि इसको इधर भेज दो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा एस इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर, और जो ये वैल्यूज़ थी एस के साथ, ये अब आप यहाँ पे अगर लिखते हो तो क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएंगी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका -12 इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 12 से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों से करके दिखा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 12 मीटर, इस पर्टिकुलर आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका CDS 2023 का, ठीक है, फिजिक्स सेक्शन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो 2023 में आपके आए हुए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो ये पर्टिकुलर जो आपका फिजिक्स का सेक्शन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। आप अपने भी, आपको जैसे मान लो आपको कोई ईजी मेथड आता हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हमने 2023 यहाँ पे फिजिक्स का सेक्शन PYQs हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिजिक्स के 2022 के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।